हेलो एवरीवन। तो आज का हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि सर प्रॉम्प्ट जो है वो डेवलपमेंट में तो अच्छे से काम कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन में फेल हो रहा है, वो भी बिना कोई कोड में चेंजेस किए हुए। ऐसा क्यों हो रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार दोबारा सुनना कि हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो डेवलपमेंट फेज में अच्छे से काम कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन फेज में वो फेल हो रहा है। हमने किसी भी तरीके से कोई कोड में चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, तो अब मान लो मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो डेवलपमेंट में परफेक्टली काम कर रहा था लेकिन प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते टाइम वो फेल हो गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कोड में एक भी लाइन अगर हमने चेंजेस नहीं किए हैं तो सवाल ये होता है कि अगर कोड सेम है तो फेल क्यों? ओके, तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। दोबारा सुनना कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, ऐसा हम लोगों को लगता है कि अगर कोड सेम है तो आउटपुट भी सेम होगा। लेकिन जनरेटिव एआई सिस्टम्स डिटर्मिनिस्टिक्स नहीं होते। आई रिपीट, जैन एआई जो हमारे सिस्टम्स है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते हैं। तो अब अपन यहाँ पे वन बाय वन क्या करें? तो देखो, एलएलएम का जो हमारा आउटपुट है वो सिर्फ प्रॉम्प्ट पे डिपेंड नहीं करता। पहली चीज तो अपन को ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो एलएलएम का आउटपुट है क्या वो सिर्फ प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है? नहीं, बल्कि बहुत सारे हिडन रन टाइम वेरिएबल्स पर भी हमारे एलएलएम का आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है। तो एक फाइनल इंश्योर आउटपुट जो है वो हमारे प्रॉम्प्ट प्लस उसके हिडन वेरिएबल्स, इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने एक कोड ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन करके अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहाँ पर एक्टिवेट करूँगा। ये मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद नंबर फर्स्ट, देखो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट्स है। मैंने रिक्वायरमेंट में क्या क्या रखा है? फास्ट एपीआई, उसको रन करने के लिए जो सर्वर चाहिए हमने यूबीकॉन रखा। डेटा वैलिडेशन के लिए मैंने पाइडेंटिक रखा। ठीक है, रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करने के लिए वही यूवी एड हाइफन आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी हम लोग करते हैं। मैं स्टेप्स में ये सारी चीज़ें मेंशन भी कर दूंगा, मैं कर ही देता हूँ। नंबर फर्स्ट, आप सबसे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे और फिर उसको आप एक्टिवेट करोगे। तो एक्टिवेट करने के लिए डॉट वी ई एन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। ठीक है, और फिर उसके बाद टर्मिनल पर हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना है। तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। नाउ नेक्स्ट इज वन बाय वन मैं आपको अपनी फाइल्स जो है उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी एक प्रॉम्प्ट कॉन्फिग के नाम से एक फाइल यहाँ पर बनाई है और इस फाइल का मेन काम क्या है? ये हमारे प्रॉम्प्ट को फ्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस फाइल का जो मेन काम है वो है प्रॉम्प्ट और मॉडल सेटिंग को, ये हमारे मॉडल सेटिंग हो गई, ये हमारे प्रॉम्प्ट हो गया, उसको ये फ्रीज करने का काम करेगा ताकि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इन दोनों में सेम प्रॉम्प्ट, सेम मॉडल, सेम टेम्परेचर यूज में लिया जाए। आई रिपीट, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में सेम प्रॉम्प्ट, सेम मॉडल और सेम टेम्परेचर यूज में लिया जाए। इसलिए हम हमारे मॉडल और प्रॉम्प्ट की सेटिंग को यहाँ पर फ्रीज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अच्छा ऐसा करने से होगा क्या कि हमारे जो साइलेंट प्रॉम्प्ट चेंजेस है एक तो वो नहीं होंगे, दूसरी चीज मॉडल ऑटो अपग्रेड यहाँ पर नहीं होगा। तो ये दो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर रिजॉल्व होगी। इसके लिए हमने बनाई अपनी प्रॉम्प्ट कॉन्फिग डॉट पी वाई फाइल। नाउ नेक्स्ट इज एल एल एम क्लाइंट डॉट पी वाई के नाम से मैंने अपनी एक फाइल बनाई है। अब देखो ये क्या होता है, ये अपना एक सेंट्रल कंट्रोल है और इस सेंट्रल कंट्रोल का काम क्या है कि प्रोडक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हर जगह से एलएलएम कॉल होने लगती है।
तो इस फाइल से हम अपने एलएलएम का एक सिंगल एंट्री पॉइंट बना देते हैं, और वो जो हम लोग एक सिंगल एंट्री पॉइंट बना देते हैं तो इससे होगा क्या कि कोई भी हिडन पैरामीटर चेंज नहीं होगा, सब जगह सेम बिहेवियर ये शो करेगा। ओके, तो इसके लिए हमने बनाई अपनी llm client डॉट py फाइल। नाउ नेक्स्ट हमने बनाई अपनी एक logger डॉट py के नाम से हमने एक फाइल बनाई। अब ये हमने क्यों बनाई, ये एक तरीके से अपना एक प्रूफ जनरेटर का काम करेगा। अब मान लो प्रोडक्शन में आंसर गलत आ गया, अब मैं कैसे प्रूव करूं कि प्रॉम्प्ट चेंज हुआ या नहीं। तो इसके लिए हम प्रॉम्प्ट का एक हैश जनरेट कर देते हैं। तो उससे होगा क्या कि अगर कोई डिफरेंट प्रॉम्प्ट होगा तो उसका हैश भी डिफरेंट आएगा, सेम प्रॉम्प्ट होगा तो दोनों का हैश सेम आएगा। ओके, तो अगर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का हैश सेम है तो प्रॉम्प्ट सेम होगा, और अगर हैश डिफरेंट है तो हिडन चेंजेस हुए हैं। तो उसको ट्रैक करने के लिए हमने अपनी यहाँ पर एक logger डॉट py के नाम से हमने अपनी एक फाइल यहाँ पर क्रिएट की है। नाउ नेक्स्ट, वैलिडेटर। अब इस वैलिडेटर फाइल का क्या काम है, तो ये जो हमारी वैलिडेटर फाइल है इसका काम है फेलियर को डिटेक्ट करना। देखो, प्रोडक्शन में एलएलएम जो है मोस्टली साइलेंटली फेल होते हैं, तो एम्प्टी आउटपुट आना, ट्रंकेटेड आंसर आना या हाफ रिस्पॉन्स आना। तो वैलिडेटर जो है वो उसको हैंड टू हैंड कैच करता है कि आउटपुट एक्चुअली में ब्रेक हुआ कहाँ पर है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने का जो काम है वो हमने वैलिडेटर डॉट py के नाम से जो एक फाइल बनाई है उसके थ्रू किया। तो इससे अपना बेनिफिट क्या है कि जहाँ पर भी साइलेंट फेलियर होगा ये हमें विजिबल कर देगा उस फेलियर को। ठीक है, तो डीबग पॉसिबिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज आवर मेन फाइल जिसका नाम है मेन डॉट पी वाई। अब ये जो मेन डॉट पी वाई फाइल है इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी लेयर। ओके, तो यहाँ हम रिस्पॉन्स के साथ साथ प्रॉम्प्ट का वर्जन, प्रॉम्प्ट की हैशिंग और मॉडल कॉन्फ़िग, इन तीनों को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। ठीक है, और ये सब यहाँ पर हमें रिटर्न भी कर रहे हैं। अब कोई भी अगर अपन को बोले कि एलएलएम रैंडमली फेल हो गया तो हम उसको एविडेंस के साथ यहाँ पर जो है शो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मान लो एक बार जब अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने फास्ट एपीआई को इनिशियलाइज किया, मैंने एक राउटिंग अपने एक एंड पॉइंट बनाया आस्क के नाम से, यूजर की क्वेरी आएगी, रिस्पॉन्स कॉल करेगा और मुझे रिटर्न करेगा प्रॉम्प्ट का वर्जन, उसकी हैशिंग और उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इससे हमें होगा क्या, पहली बात तो ये कि ये कोड प्रॉम्प्ट का मैजिक से कोई फिक्स नहीं हो रहा है, ये हमें विजिबिलिटी और कंट्रोल देता है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉम्प्ट चेंजेस होंगे, क्या मॉडल चेंजेस होंगे, क्या कॉन्टेस्ट ट्रंकेट हुआ या नहीं हुआ, क्या हमारा आउटपुट इनकम्प्लीट था या नहीं था। ठीक है, अब इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले वन बाय वन मैं यहाँ पर यूवी कॉन की हेल्प से अपनी फाइल का नेम और इसके अंदर ऐप से मैंने इसको इनिशियलाइज किया है और मैं इसको रिलोड कर दूंगा। ओके, तो ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब मैं एक बार इस पे जाऊंगा, ओके, और अब मैं यहाँ पर इसके डॉक्स पे जाऊंगा। तो यहाँ पर हमें ये फास्ट एपीआई का एंड पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं अब अगर यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करूँ और ट्राई इट आउट पर अगर मैं इसको क्लिक करूँ और मैंने यहाँ पर अपनी एक क्वेरी डाली, लेट सपोज एक्सप्लेन, स्ट्रिंग में अगर मैं डाल दूँ एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, लेट सपोज ये अपना एक क्वेश्चन था, अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, अब देखो इसने मेरे को अपना एक प्रॉपर एक रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया। अब ये रिस्पॉन्स से हमें यहाँ पर क्या क्या शो हो रहा है, तो सबसे पहले ये देखो मैंने अपना एक क्वेरी यहाँ पर डाली, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और इसने सबसे पहले मुझे अपना एक कर्ल दिया। ठीक है, तो स्वैगर यूआई ने जो है ये अपन को एक कर्ल कमांड यहाँ पर जनरेट करके दी है। यहाँ पर नंबर फर्स्ट ये पोस्ट का मतलब है कि एक राइट
यह एक कंप्यूट रिक्वेस्ट है। स्लैश आस्क यहाँ पर अपना पास जो है उसका मतलब है कि एक अपना एलएलएम का इन्फ्रेंस का एंड पॉइंट है। क्वेरी इज इक्वल टू एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर्स, ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर हाइफन डी इज इक्वल टू ब्लैंक का मतलब है कि बॉडी जो है वो अपनी एम्प्टी है क्योंकि क्वेरी पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो स्वेगर जो है वो इंटरनली कर्व जनरेट करके देता है जो कि बताता है कि एक्चुअल रिक्वेस्ट बैकएंड तक कैसे जा रही है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज आवर HTTP रेस्पॉन्स कोड इज इक्वल टू 200। इसका मतलब है कि अपना सक्सेसफुल रेस्पॉन्स रहा। और इसका मतलब क्या क्या है कि अगर रेस्पॉन्स अपना HTTP का 200 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी जो API है वो क्रैश नहीं हुई है, LLM पाइपलाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है, प्रॉम्प्ट, मॉडल, कॉन्फ़िग सब सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो 200 का मतलब है कि प्रोडक्शन पाइपलाइन स्टेबल है। ओके। अब देखो वन बाय वन इसके अंदर हमें प्रॉम्प्ट वर्जन, प्रॉम्प्ट हैशिंग, LLM रिस्पॉन्स, क्या प्रॉम्प्ट यूज हुआ, क्या मॉडल, क्या टेम्परेचर, क्या रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखो नंबर फर्स्ट है अपना प्रॉम्प्ट वर्जनिंग। तो प्रॉम्प्ट जो है वो चेंजेस ब्रेक प्रोडक्शन यहाँ पर है। वर्जनिंग से रोल बैक पॉसिबल होता है। तो प्रोडक्शन में प्रॉम्प्ट भी कोड होता है, इसलिए हम वर्जनिंग करते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट है अपने पास प्रॉम्प्ट की हैशिंग। इसका क्या काम था? तो देखो पहले भी बताया था, इसी चीज का तो अपना मेन काम है कि सेम प्रॉम्प्ट डेवलपमेंट में काम करे, प्रोडक्शन में फेल करे, तो उसका मतलब है कि हम इसको रूट कोज को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। तो हैश से हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रॉम्प्ट चेंजेस हुए या नहीं हुए। ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट यूज्ड। अब हिडन प्रॉम्प्ट जो है वो हमारा ड्रिफ्ट डिटेक्ट होता है। तो डीबगिंग के लिए एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन कैप्शन में मिले। तो मोस्ट जेन AI बग्स जो है वो प्रॉम्प्ट मिसमैच की वजह से होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अपना मॉडल। अब मॉडल के लिए अब देखो डेवलपमेंट वर्सेस हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें मॉडल चेंज हो सकता है। एक्यूरेसी ड्रॉप का मेजर रीजन बनता है। तो एक चीज हमें को हमेशा ध्यान रखना है कि सेम प्रॉम्प्ट हो और डिफरेंट मॉडल हो तो बिहेवियर भी उसका डिफरेंट होगा। ओके। आई रिपीट, अगर प्रॉम्प्ट सेम है, मॉडल डिफरेंट है, तो डिफरेंट ही बिहेवियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की 0.2। इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर जो है एक्चुअली काम क्या करता है, रेंडमनेस के लिए। तो प्रोडक्शन में हिडन वेरिएबल्स होते हैं। तो हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोडक्शन में हेल्यूसिनेशन का रीजन बनता है। ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसेड आंसर। अब मान लो तुम्हारे बैकएंड में एक्चुअल LLM कॉल स्टब या मॉक है, तो रियल API की जगह प्लेस होल्डर रेस्पॉन्स यहाँ पर इसने अपन को दिया है। तो अभी यहाँ पर अगर अपन बोले तो एक्चुअल LLM रेस्पॉन्स नहीं, ये सिस्टम स्टेबिलिटी डेमो के लिए स्टब है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज अवर दिस वैलिडेटर एरर। तो अगर वैलिडेटर एरर की वैल्यू अगर 422 है, ये कब आती है? जब हमारी कोई क्वेरी अगर मिसिंग हो या फिर अपना डेटा टाइप जो है वो हमने गलत दिया हो। तो फास्ट API जो है वो ऑटोमेटिकली इनपुट वैलिडेशन कर देता है जो प्रोडक्शन सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके। सो दैट्स इट कि अपना रिस्पॉन्स अपने पास यहाँ पर इतना आया। तो ये पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देती, बल्कि प्रॉम्प्ट वर्जनिंग, हैशिंग, मॉडल और टेम्परेचर भी ट्रैक कर रही है। तो एक्चुअली इस तरीके के जो गाइडलाइंस है वो अपने पास MNC कंपनीज में प्रोडक्शन में जेनीए सिस्टम में हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं ताकि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के बीच जो हिडन चेंजेस हैं हम लोग उनको डिटेक्ट कर सकें। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ रीज़न हम लोगों को देखने को मिले। और एक चीज़ हम लोगों को हमेशा, मैं इस मोमेंट पे आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि कभी भी आप अगर वर्किंग में हो या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और आप कंपनी स्विच कर रहे हो और आपसे इस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस मोमेंट पर आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बोलनी चाहिए कि इन जेन AI सिस्टम bugs are often caused by invisible runtime variable, not by the code changes.
दैट्स इज वाई ऑब्जर्वेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लॉजिक। ठीक है, तो इसी के साथ साथ बस फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रॉम्प्ट डेवलपमेंट में काम करता है, प्रोडक्शन में फेल होता है, क्योंकि डेवलपमेंट में हिडन वेरिएबल्स स्टेबल होते हैं और प्रोडक्शन में कंटिन्यूसली वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम लोग एक जेन ए इंजीनियर अगर आप लोग बनना चाहते हो या उसमें स्विच करना चाह रहे हो, तो प्रॉम्प्ट लिखना नहीं, प्रॉम्प्ट का सिस्टम बनाना हमें सबसे पहले सीखना चाहिए। आई रिपीट, प्रॉम्प्ट लिखने के बजाय प्रॉम्प्ट का सिस्टम बनाने के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज दैट्स इट गाइस। तो इसी के साथ मैं लास्ट अपनी फाइनल लाइन इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि प्रॉम्प्ट फेलियर्स आर ऑब्जर्वेबिलिटी प्रॉब्लम्स, नॉट द प्रॉम्प्ट प्रॉब्लम्स। सो हमेशा अपने प्रॉम्प्ट के लिए हिडन वेरिएबल्स जो है उनको ट्रैक करो, ट्रैक करने के लिए अपनी हैशिंग जो है हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, आज हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कोड अपने डेवलपमेंट फेज में प्रॉपर काम अगर कर रहा है और अगर वो प्रोडक्शन फेज में अगर ब्रेक हो रहा है, फेल हो रहा है, तो हम उसको किस किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं और कैसे उस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उस बग को हम लोग किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के तरीके से मैं जो है अपने चैनल के ऊपर किसी तरीके का कोई ट्यूटोरियल जो है वो नहीं डालने वाला हूँ। मेरा इस चैनल के ऊपर सबसे मेन एजेंडा जो वो है कि कैसे अपनी कंपनीज के अंदर जब हम लोग कोई एक एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग फेस करते हैं तो उसको किस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आप लोगों के सामने उसको ला सकूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, किसी तरीके का कोई ट्यूटोरियल नहीं, बल्कि एक्चुअल कंपनी की जो डिमांड है उसको आपको फुलफिल कराना, ताकि आप लोग जो है जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट को आप अच्छे से समझ पाओ और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ ले पाओ। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ चैनल बनाने का मोटो ये है कि आप एक प्रैक्टिकली काम का जो फील है वो यहाँ पर साथ साथ ले सको। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।